हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेसन है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत इकाई जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका। तो देखें इसके बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी मूलभूत इकाई क्या होती है हमारे जीवन की, होती है सेल। जो सेल होती है वो क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर हम आपको बेसिकली ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आपको इसके बारे में सिंपली बता देते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा उठा है वो क्या, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। जितने भी सजीव हैं वो किससे बने हुए हैं, हमें इस बात का पता, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी के सभी सेल से बने होते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये देखेंगे, जो यहाँ पर हमारा डायग्राम दे रखा है ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, यानी कि इसकी ही हेल्प से हमें ये पता लगा था कि सेल्स होती हैं या नहीं होती हैं। इसके लिए ऑनियल्स पेल यानी कि प्याज के छिलके लिए गए थे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसके अलावा कॉर्क के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, और जो सेल थ्योरी दी थी वो दी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसके बारे में पता लगाया गया था जो सेल्स होती हैं वो क्या करेंगे, सभी के सभी मिलकर हमारी बॉडी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी की जो बॉडी बनी होती है वो सेल्स से ही मिलके बनी होती है। पिछली क्लासेज में आप पढ़ चुके हो, सेल का जो ग्रुप होता है वो मिलकर बनाता है टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, और ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेल के बारे में कंप्लीट डिटेल से। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसी की हेल्प से सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया गया था। आगे जो ये हमारा डायग्राम दे रखा है, ये दे रखा है सेल्स ऑफ एन ऑनियन पेल, जो प्याज का छिलका होता है उसके बारे में। तो यहाँ से हमारा पॉइंट क्या निकल कर आया था जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो ये डॉट से दिखाई दे रहे हैं हमें, उनके अंदर क्या होते हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। तो इसके अलावा जो उनकी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनी होती है उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो सेल की स्ट्रक्चर होती है जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर है मोस्टली सिमिलर होती है, लेकिन उनका जो साइज़ है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आगे हमारा यहाँ पे लिख भी रखा है जो सेल्स होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, उसके बाद आगे टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट हुआ, नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग इसमें इसी रिसर्च में इम्प्रूवमेंट करके आगे इसमें जो जो कमियां थी वो बताई गई, और आगे से आगे इस तरह से चलता रहा। बेसिकली आपको पता है जो साइंटिस्ट होते हैं वो हर रिसर्च के ऊपर जो भी उन्होंने डिस्कवर किया उसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, और इसमें जो भी कमियां रहती हैं, जो भी नया ऑब्जेक्ट्स या नई थिंकिंग उनको मिलती है, नया पॉइंट मिलता है, उसको वो बताते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे अमीबा के बारे में दे रखा है। अमीबा के बारे में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारा टॉपिक दिया है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से बनी होगी, उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर, और जिनकी बॉडी मोर देन वन सेल्स, एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। यहाँ पर हमारे सेल्स जो हमारे अंदर होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उनके टाइप दे रखे हैं, स्मूथ मसल सेल, बल्ड सेल, इस तरह से अलग अलग सेल दी हुई है। तो ध्यान से देखें, इन सभी का जो साइज है वो अलग अलग होता है। उसके बाद देखो आगे, इन्हीं बेसिस पर ये सारे यहीं पे पॉइंट दे रखे हैं, इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे। वो डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, कोशिका की खोज किसने की थी और कैसे की थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कोशिका होती है उसको हम कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्यों बोलते हैं। अभी आपको बार बार रिपीट किया जा रहा है, जो सेल्स होती है, सेल्स मिलकर ही हमारी बॉडी को बनाती है। सेल ऑर्गेनाइज आवर बॉडी, जो सेल है उनसे टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन उठता है वो क्या है, व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ। कोशिका किससे बनी होती है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, और इसकी बनावट किस तरह से होती है। देखिए वी सा अबव द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेलिज। इस बात का हमें पता है जो सेल्स होते हैं उनमें विशेष कंपोनेंट होते हैं सेल्स के पास, जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज वर्ड तो आपने सुना होगा। तो सेल बनेगी कैसे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जब भी हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है, जो सेल्स होती है उनमें और क्या क्या होता है। हर एक सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा।
पॉइंट टू पॉइंट हम इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो देखो, जो सबसे बाहर वाली आउटिंग कवरिंग होगी सेल की, जो क्या करती है, जितने भी कंटेंट्स होते हैं सेल्स के, उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग रखती है। जो बाहरी वातावरण है उससे उनका संपर्क अलग रखने में, यानी एक तरह से उनको अलग अलग रखने में काम करेगी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, वो क्या करेगी, किसी भी मटेरियल की एंट्री हो या उसको एग्जिट करना हो सेल्स के अंदर या सेल से बाहर, उसको कंट्रोल करने का काम इसी का होगा। किसका? सेल मेम्ब्रेन, या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो आपने इसको राइट भी करना है। उसके बाद देखो आगे, इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। इसके अलावा सिंपल सी बात हमने यहाँ पे कर ली, कोई भी मटेरियल है उसको सेल्स के अंदर लेके आना है या नहीं लेके आना। जब इसके बारे में काम कर रही तो जितनी मूवमेंट होगी, जितने भी मटेरियल है, उन सभी की मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल करने का काम इसका होगा। और इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। उसके बाद देखो, जितने भी सब्सटेंस होंगे सेल के अंदर, उनकी मूवमेंट किस तरीके से होगी, और जो सब्सटेंस है वो सेल से बाहर कैसे होंगे, इनको बाहर कैसे निकाला जाएगा। कुछ सब्सटेंसेस के बारे में बात कर ले, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाना है या अंदर आना, वो किसके थ्रू से होगी, प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा देखो, जितनी भी मूवमेंट होंगी किसी भी सब्सटेंस की, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। अब इसको समझने के लिए आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया जाता है। सोचो, जब भी हम एक गिलास पानी का गिरा देते हैं, उस पानी को नीचे डालते हैं, तो वो पानी किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में, यानी कि उस रीजन की तरफ जाएगा जो लो हो, निचली सतह की तरफ, जहाँ पे गहराई हो उस तरफ जाएगा। तो सिंपल सा ये बात है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वो सब्सटेंसेस मूव करेंगे। इसके अलावा और इसको अच्छे समझने की एग्जांपल ले लिया, जैसे कि कोई सब्सटेंस ले लिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो क्या होता है सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रीट आउट बाय सेल। अगर हम हमारे बारे में बात करें, इस बात का हमें पता है, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, सेलुलर वेस्ट की तरह से ही होगा। तो इसलिए क्या होगा, एक्यूमुलेट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, यानी इसको बाहर निकालने के लिए कोशिका के अंदर हायर कंसंट्रेशन, यानी उच्च दाब बोल सकते हो एक तरीके से, वो बनाया जाएगा। और सेल्स के अंदर इन द सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल। अगर कंसंट्रेशन की बात करें, सेल्स के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और सेल्स से बाहर इन्वायरमेंट में लो कंसंट्रेशन होगा। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। यानी कहने का मतलब है, सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर इन्वायरमेंट में डाल दिया जाएगा। और जैसे ही डिफरेंस सेल्स के अंदर और बाहर होता है, इससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सेल्स से मूव आउट, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। कहाँ से, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से उसको बाहर निकाल दिया जाए। अगर इसका अपोजिट हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, जो उसको हम O2 लिखते हैं, वो भी डिफ्यूजन की प्रोसेस की हेल्प से ही सेम ऐसे ही वर्किंग करेगी, लेकिन अब की बार उल्टा होगा। क्यों? देखो, ऑक्सीजन तो सेल के अंदर ली जाएगी, तो इसलिए क्या, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम होगा। यानी कि O2 इंक्रीज द सेल व्हेन द लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीज, सेल्स के अंदर वो कंसंट्रेशन कम होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ से हमने जो वर्ड यूज करें डिफ्यूजन के बारे में अगर हम बात करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का काम करेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन, गैसेज एक्सचेंज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम इसी का होता है। तो वाटर का जो हमने एग्जांपल लिया तो उसके बारे में लिख रखा है, वो भी किसके ऊपर, किस लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा, लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसी तरह सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर पास आउट किए जाएंगे और उनको, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम
ऑस्मोसिस। इसके अलावा जो वाटर की मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा जितने भी सब्सटेंस होंगे वाटर के अंदर उनका, ठीक है। और ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो क्या है, एक तरह से पैसेज होगी वाटर का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन उठते हैं हमारे, व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल और ए प्लांट सेल इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट इन वाटर। क्या होगा अगर हम एनिमल सेल या प्लांट सेल को किसी सॉल्यूशन के अंदर रखें। वो सॉल्यूशन हम शुगर का भी ले सकते हैं और साल्ट का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें होंगी। पहली क्या है, जो मीडियम होगा सेल के सराउंडिंग उसमें हायर वाटर कंसंट्रेशन होगा सेल के कंपैरिजन में। मीनिंग क्या होगा, हमारा जो आउटसाइड सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होगा, जो सेल होगी वो क्या करेगी, वाटर को लेगी ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू, और इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों ही डायरेक्शन में इजीली पास आउट हो सकते हैं। लेकिन क्या है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो होता है सेल्स के अंदर वो आता ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन रिलीज कम अमाउंट में किया जाता है। तो यहाँ से जो नेट रिजल्ट है वो क्या है, वाटर एंटर्स द सेल। जो कोशिकाओं के अंदर है जो पानी है वो लगातार एंट्री करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। वाटर कंसंट्रेशन और सेल के अंदर जो है अगर कंसंट्रेशन दोनों जगह सेम हो, हायर और लोअर का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पर क्या होगा, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। वहाँ पर कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगी, और इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने का क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने ये किया था जो वाटर कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी सेल्स के अंदर के कंपैरिजन में। अगर दोनों जगह सेम है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो वाटर वो हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं, क्रॉसेज इन बोथ साइड्स, लेकिन जो अमाउंट होगी वो सेम अमाउंट होगी, अंदर भी उतनी जाएगी और बाहर भी उतनी। कब, जब कंसंट्रेशन सेम हो। इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। अगर कंसंट्रेशन लो हो वाटर की सेल के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब क्या होगा, जो सेल है वो क्या है, वाटर का लॉस करेगी ऑस्मोसिस की प्रोसेस के ही थ्रू, और इस तरह के प्रोसेस को बोलेंगे हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट किए, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तीनों पॉइंट आशा करते हैं आप क्लियर समझ चुके होंगे। फिर भी नहीं समझे तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सेल के कंपैरिजन में, उसी वजह से उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर वाटर का जो मीडियम है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सेल से, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जितनी वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी उतना ही वाटर का लॉस होगा, इस बात को आपने ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म की या प्लांट सेल की, तो वो वाटर का गेन करने का काम करेंगे, लेने का काम करेंगे ऑस्मोसिस की प्रोसेस के ही थ्रू। इसके अलावा वाटर का जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वो रूट के थ्रू होता है, इस बात का आपको पता भी होगा। जो डिफ्यूजन है वो गैसेज के एक्सचेंज में और वाटर के एक्सचेंज में सेल्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सेल्स होती हैं वो क्या करेंगी, इन्वायरमेंट से न्यूट्रिशन लेने का काम भी करेंगी। जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल्स के अंदर भी आएंगे और बाहर भी आएंगे, और इस तरह से एक ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम बन जाएगा। और ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता किस लिए है, एनर्जी का यूज करने के लिए। अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी। और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो लिपिड्स और प्रोटीन का होता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है उसको हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर ही देख सकते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी उससे एक फ़ायदा क्या मिलेगा, जो सेल्स होते हैं वो फूड को अपने अंदर लेने का काम करेगी। इसके अलावा और भी जितने मटेरियल हैं उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेने का काम करेंगी, और इस तरह की जो प्रोसेस होगी उनको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। जो अमीबा होता है, अमीबा जो अपना फूड डाइजेस्ट करने का काम करेगा या लेने का काम करेगा वो इसी प्रोसेस के थ्रू ही करेगा। जो कल का हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेल वॉल। आज किया हमने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं।
चाहे तो हम वीडियो लंबी बना सकते हैं, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट की पूरा लेक्चर बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम लगाने में आप भी बोर हो जाएंगे और अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा टॉपिक कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।